मैं सिर्फ 21 साल की थी जब मुझे पता चला कि मुझे एमएस है। 2014 में मुझे सबसे पहले चक्कर आने शुरू हुए। सितंबर की बात है ये। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने बोला कि बेटा आप डाइटिंग करते हो, आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, शायद इसलिए चक्कर आ रहे हैं। और मैंने भी उसे ऐसे ही डिसमिस कर दिया। उसके कुछ दिन बाद मेरी मम्मा ने मुझे दूध का ग्लास दिया था और ये कहा था कि ध्यान से पकड़ना, दूध बहुत गर्म है। जब मैंने राइट साइड से पकड़ा, राइट हैंड से पकड़ा, तो मुझे लगा कि दूध इतना भी गर्म नहीं है। वही ग्लास जब मैंने अपने लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि दूध तो बहुत गर्म है और मुझे रियलाइज नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद मेरा राइट चीक नम हो गया और मुझे चीक बाइट्स होने लगे। उसके कुछ दिन बाद मेरी राइट लेग और राइट आर्म में झंझनाहट होनी शुरू हुई और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में और पाँव में चींटियां चल रही हैं। जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो सीरियस केस लग रहा है और आपको एडमिट होना पड़ेगा। जब मैं एडमिट हुई अक्टूबर में, तो उसके अगले दिन मेरा चलना फिरना बंद हो गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझने का, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। 15 दिन इलाज चला, सिम्टम्स वापस ठीक हो गए। डॉक्टर ने डिस्चार्ज के दिन बोला था कि ये बीमारी हमें लग रहा है कि शायद मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो मैंने उस वक्त सुन के बोला था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो बहुत फैंसी बीमारी लग रही है। डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो हम इसको सीआईएस बोलते हैं, जिसका मतलब है क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम। आपको अभी एक अटैक आया है। यही अटैक अगर आपको दूसरी बार आता है और दूसरे टाइम एंड स्पेस में आता है, दूसरे किसी वक्त आता है और बॉडी किसी अलग पार्ट में आता है, तो हम कंफर्म करेंगे कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। क्योंकि मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए थे तो मुझे लगा था कि यार मुझे तो ऐसी बीमारी नहीं होगी, बिकॉज आप भगवान पे फेथ रखते हो और आपको लगता है नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल से वापस डिस्चार्ज होते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि आप वापस एक लाइलाज बीमारी के साथ आ रहे हैं। तो मैंने भी वही सारा अपना भगवान के ऊपर छोड़ दिया। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे दूसरा अटैक आया। उस वक्त कंफर्म हुआ कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। जब तक सेकेंड अटैक में हम समझ पाते हैं कि अब क्या ट्रीटमेंट हमें यूज करना है, इंजेक्शंस लेने हैं या दवाइयाँ ओरल टैबलेट्स लेनी है, ये सब के बारे में ही हम सोच रहे थे कि स्टेरॉइड्स खत्म होते ही मुझे तीसरा अटैक आ गया। मुझे याद है डॉक्टर ने मुझे बुला के बोला था कि कनिका आपका बहुत अग्रेसिव एमएस है और इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको इंटरफेरॉन्स जो इंजेक्शंस थे उन पे डाल रहे हैं। मैंने सर से बोला था कि सर क्या ये बीमारी टर्मिनल है, तो सर ने बोला कि नहीं ये टर्मिनल नहीं है। तो मैंने बोला सर इसका मतलब क्या मैं इज लाइक आप इस बीमारी में 80 साल तक जी सकते हो, पर अनफॉर्चुनेटली आप धीरे धीरे डिसेबल होते चले जाओगे। 21 साल की उम्र में जब आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप बहुत जल्दी डिसेबल हो जाओगे, हो सकता है कल हो जाओ, हो सकता है परसों हो जाओ, हो सकता है 10 साल में हो जाओ, वो एक ऐसा ब्लो था जिसकी इंटेंसिटी शायद उस वक्त समझने के लिए मेरा दिमाग भी इतना मेच्योर नहीं था। क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती कि अच्छा अभी मास्टर्स, अभी ग्रेजुएशन की है तो अब मास्टर्स करेंगे, नहीं तो शायद जॉब करेंगे, या फिर अच्छा आपकी फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ तो आपको उसको कंसोल करना है। और यही नॉर्मल आम बातें ही मेरे माइंड में चलती थी। और इसके ऊपर उन्होंने बोला कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपको आजीवन इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे और उसके बाद भी नहीं पता कि आपका अटैक रुकेगा या नहीं रुकेगा। डॉक्टर ने बोला था कि अगर अटैक नहीं आना है तो वो आएगा ही आएगा। तो मैंने सर से पूछा था, मैंने कहा सर इंजेक्शन लेने का फायदा क्या है? अगर अटैक नहीं आना है तो वो कहते कि बस ये है कि वो अटैक की इंटेंसिटी कम कर देगा, अटैक की फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, पर अटैक नहीं आना है तो वो आएगा। एंड दैट वाज वन थिंग दैट वाज ऑब्वियसली वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। मैंने 5 महीने इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन लेने के बाद 5 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि हर इंजेक्शन 7500 का था और हर महीने 30 हजार का खर्चा था। अगर वो इंजेक्शन में फेल कर देती तो 50 हजार का खर्चा था हर महीने। और हर अगर आजीवन कोई चीज चलनी है तो आप इतनी एक्सपेंसिव एटलीस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो 5 महीने बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि सर आई कांट अफोर्ड दोज इंजेक्शन। तो सर ने मुझे ओरल टैबलेट्स पे डाला और सर ने साफ साफ बोला था कि फिर हमसे उम्मीद मत रखना, कोई उम्मीद मत रखना, अब कल तुम्हें अटैक आ जाए, परसों अटैक आ जाए, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैं कहा सर गारंटी तो वैसे भी कुछ नहीं है। 1.5 साल तक मुझे अटैक नहीं आया। चौथा अटैक मुझे 2016 में आया, मई के अंदर। उस वक्त
मैंने जब मेरा अटैक से मैं रिकवर हो गई, तो मैं MSSI, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो एक सोसाइटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे MS पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे सारे MS पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे मैं गई थी। वहां पे मुझे पता चला कि एक शख्स हैं जिन्होंने अपना एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वो रशिया से करवा के आ चुके हैं। एम्स में मैंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में सुना तो था, लेकिन उस वक्त ये बोला गया था कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 20 साल बाद आएगा। पर उन्होंने बोला कि वो ट्रीटमेंट करवा के आ चुके हैं रशिया से और वो बिल्कुल ठीक है। उनकी डिसेबिलिटी पहले 5 थी, EDSS पहले उनका 5 था, और अब वो रिड्यूस होके अब वो रिड्यूस हो चुका है, और अब वो बिना हाथ पकड़े, बिना लोगों के सपोर्ट के चल सकते हैं। दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। एंड उसके बाद मेरा जो स्ट्रगल है वो शुरू हुआ। HSCT करवाने के लिए मैंने हर जगह अप्लाई किया था, रशिया, शिकागो, मेक्सिको, जहां जहां होता था वहां अप्लाई किया। पहले तो पैसे की प्रॉब्लम थी, 50 लाख का ट्रीटमेंट होता था, बट तब डॉक्टर ने तब मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि नहीं, कोई बात नहीं, हम सब कुछ करेंगे तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट फोर्टिस में शुरू हुआ था, फोर्टिस गुड़गांव में। 2017 में मैं वन ऑफ द फर्स्ट पेशेंट्स थी जिसने अपना ट्रीटमेंट करवाया था फोर्टिस से। उस वक्त ये FDA अप्रूव भी नहीं था, आज की डेट में तो FDA अप्रूव भी ट्रीटमेंट है। मुझे ट्रीटमेंट करवाए हुए 6 साल हो चुके हैं। मैं हर साल अपना एक MRI करवाती हूँ अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। मुझे कोई न्यू लीजन और कोई न्यू अटैक या कोई न्यू सिम्टम नहीं है। इट इज एज इफ मेरा MS पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आज हम इसी सब के बारे में, इस सब की अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन सब की बारे में बात करने के लिए आज जुड़ेंगे डॉक्टर गौरव मित्तल से। डॉक्टर गौरव, शी इज द HOD ऑफ सेंट स्टीफेंस। तो आज हम उनसे बात करते हैं, MS को समझते हैं, MS के सिम्टम्स क्या होते हैं, और HSCT क्या है, और उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, everybody. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना वैल्यूएबल टाइम आप हमें दे रहे हैं। सो हम शुरू से शुरू करते हैं। सर, थोड़ा सा आप बताएंगे कि MS क्या होता है? ओके, तो MS इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नसों के खिलाफ ही काम करता है। और यूजुअली ये ऐसी बीमारी है जो कुछ समय से चल रही होती है, बट इसके सिम्टम्स एकदम से ही अचानक आते हैं, तरह तरह के प्रकार प्रकार के, जो हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग। जी। और ये ज्यादातर ऐसी बीमारी है कि जिस जिसमें हमें शुरुआती टाइम में समझने में, बीमारी को पकड़ने में, डायग्नोज करने में समय लग जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। इवन बहुत से डॉक्टर्स को इसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, जी। फिजिशियंस को। तो इसलिए इसको पकड़ने में टाइम लग जाता है कभी कभी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कि एक बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, बट इसको पकड़ने में और डायग्नोज करने में कभी कभी समय लग जाता है। जी। कौन सी उम्र में ये नॉर्मली देखा जाता है कि बीमारी होती है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ज्यादातर ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर ये बीमारी 20 से 45 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है, और महिलाओं में ज्यादा कॉमन है पुरुषों के मुकाबले। गर्ल्स एंड बॉयज के कंपैरिजन में इट इज मोर कॉमन बाय 2 to 3 times राइट। इन एज कम्पेयर टू बॉयज। और बट ये जरूरी नहीं है, ये 20 साल से कम लोगों में भी देखा जाता है, हालांकि उनमें ये कम कॉमन है, और 40-45 साल के बाद भी देखा जाता है, बट अगेन उनमें ये कम कॉमन है। इसके तरह तरह के लक्षण होते हैं। यूजुअली ये बीमारी में जो आम लक्षण आते हैं, जैसे कोई एक साइड के हाथ पैर का सुन हो जाना, कमजोरी आ जाना, चलने में समस्या आ जाना अचानक से, देखने में परेशानी होना, धुंधलापन आना या डबल डबल दिखना, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाना, और कुछ केसेस में या ज्यादातर केसेस में ये लक्षण गर्मी के वातावरण में, या जैसे गर्म पानी से आप नहाए सर्दियों जी। के मौसम में, तो एकदम से ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जी। और ये ऐसे लक्षण होते हैं कि ये सारे एक साथ नहीं आने हैं, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा।
हो सकता है एक अटैक आ जाए और एक अगला अटैक 2 हफ्ते या 2 महीने या 2 साल बाद आए, तो वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और ये इसी तरह से ही इसमें आते हैं, और बहुत रेयर है कि कोई दौरा पड़ेगा या और प्रकार के तरह के सिम्टम्स आएंगे। जी। सर, ऐसा माना जाता है कि ये एक रेयर बीमारी है और ये ठंडे देशों में ज्यादा होती है, पर रिसेंटली जैसे देखा जाता है, आपने कहा कि गर्मी की वजह से, अब इंडिया में तो बहुत गर्मी है, तो ऐसे तो इंडिया में भी बहुत केसेस होंगे एमएस के। देखिए, ये बीमारी शुरुआत में जब इस बीमारी के बारे में पता लगने लगा, तो बोला जाता था कि जैसे आपने बताया कि ठंडे देशों में, नॉर्दर्न अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, साउदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कि धूप कम होती है, ये वहाँ पे ज्यादा कॉमन होती है। और ये बात सही भी है टिल डेट, आज तक की डेट के हिसाब से भी। और कारण उसके कई सारे हैं। जो एक कॉमन कारण है कि वो है कि सन लाइट से एक्सपोजर प्रॉपरली ना होना, और जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, और ये मेन कारणों में आता है। बाकी और इसके दूसरे कारण भी है कि वहाँ की पॉपुलेशन, जिस तरह से उनका जेनेटिक मेकअप है, उनमें ये ज्यादा कॉमन है बनिस्पत हिंदुस्तानियों के। बट इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानियों में ये नहीं मिलती है या नहीं होगी, हिंदुस्तानियों में भी ये मिलती है। इट इज नॉट डेट रेयर, ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी कॉमन, बट इट इज नॉट डेट रेयर एट जैसे ये पहले देखा गया था या सोचा गया था। और उसका एक और मुख्य कारण ये भी था कि ये इसकी डायग्नोज नहीं हो पाती थी राइट। हिंदुस्तान में। राइट। बीमारी थी बट डायग्नोज नहीं होता था, दो कारणों से। क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अभी है। पहले इतने डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं अवेलेबल होते थे, या कॉमनली अवेलेबल नहीं होते थे जैसे अभी राइट। अवेलेबल है, जो राइट। इसकी डायग्नोसिस के लिए, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, जैसे कि एमआरआई और भी चीजें। और राइट। अभी डॉक्टर्स भी बहुत जागरूक हैं, पेशेंट्स भी बहुत जागरूक हैं, वो गूगल कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है। जी। अब बात आई ये गर्मियों की, तो ऐसा नहीं है कि ये गर्मी गर्म देशों में नहीं हो सकती, बट इट इज ये है कि ये सर्दियों के मौसम में, या जहाँ ऐसे देश जहाँ पे की ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पे ज्यादा कॉमन है बनस्पत ट्रॉपिकल कंट्रीज के, या हमारा जैसा देश है कि जहाँ गर्मी पड़ती है 2-3 महीने की ठंड के अलावा। जी। ओके। जैसा आपने बोला कि इसमें विटामिन डी की कमी की वजह से ज्यादा होती है, तो मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, जिसमें कहा था कि लेडीज में, विमेन में ये ज्यादा कॉमन इसीलिए ही होता है क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी थोड़ी होती है ज्यादा। तो क्या ये बात सच है, इसी वजह से विमेन को ज्यादा होता है? लेडीज में, विमेन में ज्यादा होने का कई कारण है। उसमें से एक मुख्य कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो कि डेफिनेटली है, और ये प्रूवन है भाई। बहुत यस। तरह की इस पे स्टडीज, रिसर्च, लिटरेचर बहुत आ चुका है। दूसरा कॉमन कारण है विमेन का जेनेटिक मेकअप, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मैन और बॉयज में। तो ये दो मेन कारण है। और वैसे भी इन जनरल, क्योंकि ये एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है, तो ऑटोइम्यून बीमारी बाय नेचर, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ विद एक्सेप्शंस, विमेन में, लेडीज में, गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बॉयज, बट इट इज नॉट अ रूल। या ऑफ ये कोर्स। ऐसा नहीं कि बॉयज में नहीं होनी है, बॉयज में भी होनी है, विमेन में, लेडीज में भी होनी है, बट उनमें ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बॉयज। ओके। सर, एमएस को डायग्नोस करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, उसके काफी मुख्तलिफ क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया आए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। जो अभी क्राइटेरिया चल रहा है उसका मतलब, उसमें हम लोग जो मेनली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एमएस सोसाइटी फाउंडेशन, जो देती है क्राइटेरिया, वो वाले क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। बट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने क्राइटेरियाज दिए हैं। इसमें बेसिकली हमें जो देखना होता है कि दो अटैक हुए हैं अलग अलग टाइम पे, जिन्होंने दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड के या ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे असर किया है। मिनिमम दो अटैक, और दो डिफरेंट टाइम पे, और दो डिफरेंट जगहों पे असर किया है। तो फिर, जी। और हमने बाकी चीजें अगर रूल आउट कर ली है, तो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस मोस्टली हो जाता है। ये मैंने आपको एक ग्रॉस एक चीज बताई है डायग्नोसिस के लिए। सर, कोई और भी ऐसी बीमारी होती है जो एमएस जैसी दिखती है लेकिन एमएस नहीं होती? देखिए, काफी और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जैसे दिखती हैं या बिहेव करती हैं, या डायग्नोसिस के डिलेमा में आती हैं। फॉर एग्जांपल,
विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ओके। HIV, ओके। एडेम और एक्यूट डिसेमिनेटेड एनकेफेलोमाइलाइटिस। अब इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, बट इसको हम लोग अपने उसमें एडेम कहते हैं। ओके। और भी ऑटोइम्यून बीमारियां की लंबी लिस्ट है जो कि इसकी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है। तो वो हम सारे टेस्ट वगैरह MS की डायग्नोसिस करने से पहले वो सारे टेस्ट, जैसे कि सार्कोइडोसिस हो गई, SLE हो गई बीमारी, बेसेट्स डिजीज हो गई, तो वो सारे हम लोग टेस्ट करते हैं इसी कारण से कि हम लोग कोई डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी में ना पड़े या कोई मिस डायग्नोसिस ना हो। ओके। सर, ये MS अपने आप में इतनी गंभीर बीमारी है, तो क्या इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जो MS के साथ आते हैं? देखिए, MS ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपके हाथों पैरों पे या चलने पे या देखने पे नहीं असर करती, ये एक तरह से सोच पे भी असर करती है, कॉग्निटिव फैकल्टीज को भी अफेक्ट करती है। कॉग्निटिव से मेरा मतलब कि चीजों को देखना, समझना, याद रखना, प्रोसेस करना, ये सारी जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटीज होती हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे असर करती है दो कारण से। एक तो इस बीमारी का डायरेक्ट असर होता है MS का हमारे सोचने समझने की शक्ति पे। दूसरा, जाहिर सी बात है कि जब एक आप कोई भी इंसान ऐसी बीमारी से ग्रसित होगा जो उसको डिसेबल्ड करती है, डिसएडवांटेज करती है, तो वो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट थिंकिंग पे, सोच पे करेगी। तो इसलिए इस बीमारी में डिप्रेशन भी देखा गया है कि कॉमन है कि ये पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है। ओके। सर, इसका कोई इसके टाइप्स भी होते हैं MS के? तो कितने टाइप्स होते हैं MS के? देखिए, इसके मेनली तो चार तरह की ये होती है। एक होता है क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, कि इस पेशेंट को सिर्फ एक ही अटैक आया और उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस लकीली फर्दर अटैक्स नहीं आए या नहीं मिले और कोई एविडेंस, तो दैट इज क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म इज CIS। सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है RRMS, दैट इज रिलैप्सिंग रेमिटिंग MS और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के अटैक्स डिफरेंट टाइम पे आते रहते हैं और फिर वो परेशानी देते रहते हैं। तो ये सबसे कॉमनेस्ट है जो कि 50 to 60% केसेस में हमें मिलता है। जी। अगर RRMS पेशेंट के अटैक फ्रीक्वेंटली होने लगे या बार बार होने लगे और उसको परेशानी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, पहले सिर्फ एक आंख पे असर आया, फिर दूसरे पैर पे असर आया, फिर चलने पे असर आया, फिर बोलने पे असर आया और वो बना रहा और बढ़ता गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS और SPMS, ओके। जो कि एक एक बढ़ती हुई स्टेज को दर्शाता है। और तो ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS, जिसमें कि ये सबसे कम कॉमन होता है, 5 to 10%, बट फिर भी ये मिलता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसमें डिफरेंट अटैक्स नहीं होते, बस पेशेंट की परेशानी आने लगती है और वो शुरू से ही वो बढ़ती रहती है। RRMS में ये होता है कि एक अटैक आया ठीक हो गया, फिर दूसरा अटैक आया ठीक हो गया, फिर तीसरा अटैक आया ठीक हो गया, बट धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे जी। हैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि वो शुरू से ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो डेट इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव है। ओके। तो सर, इसका कोई क्योर अभी तक हमने ढूंढ लिया है क्या? देखिए, MS का पर से कोई क्योर नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली अब तक। बहुत इस पे रिसर्च हुए, ट्रायल्स हुए, और अभी भी वो रिसर्च चल रही हैं, ऑनगोइंग है, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, यूरोप, रशिया, राइट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई अभी तक क्योर नहीं मिला है। बट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। And, वो ट्रीटमेंट इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, और अगर मान लीजिए इनसे ना हेल्प हो पाए तो फिर और आगे के स्टेजेस के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, विच हम जो आगे वाला अभी आए और क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। राइट। सर, यही आगे मेरा सवाल था कि ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में? तो थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। देखिए, इसके आज से करीब 10 साल पहले तक तो सिर्फ इंजेक्शन ही जी। मोस्टली अवेलेबल, राइट। जिसमें सबसे कॉमन अवेलेबल था
स्टीरॉयड की दवाई, वो चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में हो या टेबलेट के फॉर्म में हो, तो वो मेन स्टे रहा काफी टाइम तक, आज से लगभग 10 साल पहले तक। इनफैक्ट अभी भी वो यूज करना पड़ता है हमें एक्यूट अटैक के केसेस में स्टेरॉइड्स को। बट वो उसका रोल मोस्टली सिर्फ एक्यूट अटैक्स में है, उसके आगे मोस्टली केसेस में उसका कोई काम होता नहीं है। फिर उसके अलावा और बहुत सारे इंजेक्शंस जो अवेलेबल हैं वो हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस। राइट। फिर नाटालिजुमाब के इंजेक्शन, जो कि हम देते हैं 3-4 हफ्ते में एक बार। तो ये काफी तरह के और भी इंजेक्शंस अभी जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आने लग गए, जैसे कि ओक्रेलिजुमाब, एलएमटेजुमाब, ये ये वाले सारी थेरेपीज इसकी ट्रीटमेंट में यूज होने लगे। तो सर ये बट हाँ, बट लास्ट 10 years से अब टेबलेट्स हैव कम इन अ बिग वे। tablet like tablet dimethyl fumarate, teriflunomide. So these are all the tablets which have come in last 10 years or so, जो कि बहुत अच्छे से पिकअप कर रहे हैं और मोस्टली अभी एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही यूज होते हैं। तो सर इन टैबलेट्स को खाने से क्या हमारे अटैक्स कंप्लीटली रुक जाते हैं? देखिए, जितने भी इसमें थेरेपीज अवेलेबल हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे टैबलेट्स हो, ये क्योर नहीं करती हैं, और ये अटैक्स को टू द ट्यून ऑफ 50 to 60% रिड्यूस करती हैं। या ओके। चांस है कि 50 to 60% आपको ये दोबारा अटैक नहीं होगा, ये 100% गारंटी नहीं देती हैं। यही इसका एक अभी तक का ड्रॉबैक है कि वी डोंट हैव अ आइडियल मेडिसिन जो कि इसमें हमें अटैक्स को कम्प्लीटली हेल्प कर पाए। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और वो डाइमिथाइल फुमारेट या टेक्फिड्रा वाली टेबलेट खा रहे हैं, तो 60 में इट विल वर्क वेरी वेल, इन 40 इट मे नॉट वर्क दैट वेल। सो ओके। ये सो इसको यही हम बता के भी ये दवाइयों को ही इसी हिसाब से ही हम शुरू करते हैं। तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग नोइंग इट्स प्रॉस एंड कॉन्स एट द एंड ऑफ द डे। ओके, और सर इस सब में कॉस्ट कितना इन्वॉल्व होता है? देखिए, बिकॉज दीज आर मोस्टली these are not commonly available medicines. जी। These are not the usual medicines, so राइट। obviously they are expected to be costly only. Initially, they were being manufactured by a company which was uh, manufacturing it out of India. So राइट। at that time, the costs were high, but now the Indian companies have started manufacturing, that the costs have come down to a certain or a good extent. तो जैसे टेक्फिड्रा विच इज अभी जो सबसे कॉमनली यूज दवाई है, तो उसका कॉस्ट, जो इंडियन कंपनीज का कॉस्ट है, डेट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 thousand पर मंथ। ओके। बट जो 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 उसकी इनिशियल या जो जिस कंपनी की वो इनोवेशन प्रोडक्ट थी, जो कंपनी उसको बनाती थी, वो अभी भी उसको हायर प्राइस पे ही इंडिया में बेच रही है। बट नाउ दैट वी हैव इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, तो वी एडवाइज कि आप जिनको कॉस्ट इश्यूज है तो वो भी ले सकते हैं। द ओके। इंजेक्शंस आर वे कॉस्टलियर टू द ट्यून ऑफ 15 to 20 thousand इन अ मंथ। ओके। इंजेक्शन प्लेग्रिडी के नाम से आता है, विच इज राइट। इंटरफेरॉन इंजेक्शन। तो सर ये इंश्योरेंस क्या कवर करता है इसको इंडिया में, ये सारी दवाइयाँ दवाइयों का कॉस्ट? सी, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक हुआ है राइट। और उसका वो एडमिट हुए हैं और डायग्नोसिस हो गई है, तो एडमिटेड पेशेंट्स में कुछ टाइम के लिए प्लस डिस्चार्ज के बाद 2 से 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस, इट द कॉस्ट विल बी कवर्ड। इन रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज और केसेस, द इंश्योरेंस विल नॉट कवर द मेडिसिन कॉस्ट एज एज हाउ इट गोस, अनटिल अनलेस किसी पेशेंट ने स्पेसिफिक क्लॉज डलवाया है कि मेरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट होना है, इसका इतना कॉस्ट है, एंड they have done it. But in most of the cases, apart from admission and post discharge 2-3 months के अलावा, और costs are usually not covered. ओके। तो ट्रीटमेंट वाइज बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और ऐसी बीमारी में जिसका कि आज से 10 साल पहले तक कोई, आज से 15 साल पहले तक कोई बहुत कारगर ट्रीटमेंट नहीं था, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी बहुत अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स
अवेलेबल हैं, जिसका कि जो पेशेंट्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस उनको डेफिनेटली एक बेनिफिट लेना चाहिए। ओके सर, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स या कोई स्ट्रैटेजीज हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एमएस? देखिए जो कॉमनेस्ट या जो सबसे आसानी से की जा सकती है वो है कि आप अपने आप को विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचाएं। उसके लिए सन एक्सपोजर होना चाहिए, आप अच्छी एक्सरसाइजेस करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स टू सम एक्सटेंट है विटामिन डी। और नहीं तो फिर विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी प्रेजेंट है तो फिर उसके लिए दवाइयाँ, टैबलेट्स, इंजेक्शंस आर अवेलेबल विच आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। बट इसके अलावा अलावा अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई बहुत कारगर प्रिवेंटिव मेजर एज सच नहीं है अभी तक में एज ऑफ नाउ। ओके, तो क्या ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है? आई मीन अगर देखा जाए विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडिया में रह के एटलीस्ट मैंने देखा है कि बहुत सारी एटलीस्ट विमेन को तो होता है। तो एज इन सभी लोग प्रोन हैं एमएस डेवलप करने के लिए? देखिए एमएस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये इंसान को होगी या ये इंसान को नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, हम इंडियंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही आम है। हालांकि यहाँ पे सन है बट इतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि आजकल सब चीजें एसी जी, में है, राइट। कार्स आर है वैसी सब चीजें, कोई बाहर जाना पसंद नहीं करता, मॉल में शॉपिंग करते हैं, कोई खुले उसमें नहीं शॉपिंग करता, तो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। बट विटामिन डी डेफिशिएंसी है इसका मतलब आपको एमएस हो ही जाना है, ये वन टू वन रूल नहीं है। ओके। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया में एमएस का एपिडेमिक आ चुका होता, क्योंकि जी। सही बात है कि इट्स नॉट अ कॉमन थिंग एज सच। जी। तो बट इस डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट करके अपने आप का रिस्क एमएस का काफी हद तक आप कम कर सकते हैं, जो कि सब पेशेंट्स को या सब लोगों को करना चाहिए ये चीज। ओके, तो सर जैसे बोलते हैं कि विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर होना चाहिए, और ऐसा कहते हैं कि सिर्फ सुबह सुबह का की धूप आपके लिए इफेक्टिव है। तो क्या सुबह की ही धूप, या ओवरऑल कभी भी आप धूप ले सकते हैं? देखिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव धूप, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि सुबह की धूप से सबसे अच्छा विटामिन डी बनता है। जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है तो स्किन एक मैकेनिज्म से विटामिन डी बनाती है, जो कि फिर हमारा लीवर एंड किडनी उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर लेता है। ओके। बट फॉर वन रीजन और द अदर, अगर आपका विटामिन डी नहीं एक्सपोज हो पा रहा, मॉर्निंग में आप नहीं अपने आप को सन एक्सपोजर ले पा रहे हैं, तो कोई भी समय, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, ओके। आप अपने आप को एक्सपोज करके विटामिन डी जितना भी आपको मिल जाए वो मिल ले लीजिए। और इसके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप अपने आप को आउटडोर एक्टिविटीज में, जैसे कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आप अपने आप को एंगेज करिए। बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी आजकल बहुत तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो ये बड़ी अच्छी होती हैं आपको विटामिन डी आपकी बॉडी में आप डेफिशिएंसी से बचाने के लिए और डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। ओके सर, क्या ये नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता है? देखिए अगर फैमिली में किसी को एमएस है तो फैमिली में और लोगों को या नेक्स्ट जनरेशन में पास होने को एक छोटा रिस्क डेफिनेटली है। ओके। बट अगेन इट इज नॉट अ वन टू वन रूल, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ तो जाता है बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स को एमएस है, तो बच्चे में होने का एक छोटा सा रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है, आउट ऑफ द यूजुअल रिस्क जो होता है। राइट। बट ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में है तो बच्चे को होना ही होना है, या वो 25-50% रिस्क है। या अगर किसी के सिस्टर को है, ब्रदर को है, कजिन को है, तो उनमें भी एक छोटा सा इंक्रीज रिस्क होता है एमएस होने का। बट अगेन ये नहीं है कि ये वन टू वन रूल है कि है तो मुझे भी होना है, इट डजंट गो लाइक। सो इट्स नॉट लाइक थैलेसीमिया? यस यस, या थैलेसीमिया या और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, राइट। जैसे कि वन ऑफ देम इज थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, या और तरह की, जैसे हमारे न्यूरोलॉजी में
बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया हो गया, हंटिंगटन कोरिया हो गया, इट डजंट फॉलो दैट काइंड ऑफ अ वन टू वन रूल काइंड ऑफ। ओके सर, आजकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी आया है, जो एफडीए अप्रूव हुआ है आई थिंक कुछ साल पहले ही। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि आपको लगता है वो इफेक्टिव है, और ये प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का अपना एक बड़ा अहम रोल है, जो कि पिछले कुछ सालों में उभर के आया है और बड़े अच्छे तरीके से आया है। शुरू में काफी लोग, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट इसको लेके बड़े स्केप्टिकल थे, बड़े डाउट में थे कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राइट। बट समय के साथ स्टडीज ने, रिसर्च ने इसको प्रूव किया कि ये बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। और इनफैक्ट जिन केसेस में ये अटैक्स दवाइयों के बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं, या आराम नहीं आ रहा है, या डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उन केसेस में ये बड़ा अच्छा असर करता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की, अगर हम बात करें। और ये धीरे धीरे करके केसेस शुरू में तो काफी कम थे, बट अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग बागों की जागरूकता बढ़ रही है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की अवेयरनेस भी और कराने का प्रोसेस भी इंक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम। तो ये एग्जैक्टली प्रोसेस होता क्या है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट? देखिए, मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जो कि एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में डिसफंक्शनल हो जाता है, होता है उनमें भी, बट वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ग्रॉसली क्या करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में, कि बॉडी के जो डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम है उसको हटा के या उसको खत्म करके, और जो बॉडी से ही, अपनी ही बॉडी से हार्वेस्ट करे हुए नॉर्मल इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम्स के सेल को री इंजेक्ट करके नया या रिफर्बिश्ड या रीबूटेड इम्यून सिस्टम बनाया जाता है, जो कि आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को जो पहले अटैक करता था वो ना करे, या काफी कम हद तक वो अटैक करे। और फिर इस वजह से ये हेल्प करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में अटैक को रोकने में, डिसेबिलिटी जो बढ़ती है उसको कम करने में ये काफी हद तक असर करता है। और ये बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है, इनफैक्ट बाकी दवाइयों से, टैबलेट से और बाकी इंजेक्शंस के मुकाबले में इसका असर बहुत ही अच्छा देखा गया है, टू द ट्यून ऑफ 70 to 80%। जो हम राइट। दवाइयों के बारे में बोलते थे 50 to 60%, इसका असर देखा गया है 70 to 80%। और वो भी मतलब एक बार अगर आपने स्टेम सेल करा लिया, तो इट इज सेड, और डॉक्टर इट इज सेड दैट इट विल हेल्प टू द ट्यून ऑफ 5 to 10 years फर्दर अहेड। ओके, तो जैसे आपने बोला 5 to 10 years, तो क्या उसके बाद 10 साल के बाद दोबारा एमएस डेवलप करने का या सिम्टम्स डेवलप करने का रिस्क होता है? देखिए, एक छोटा रिस्क तो होता है, बिकॉज जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस बीमारी का क्योर नहीं है या क्योरेबल नहीं है। राइट। बट जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, हमने एक पेशेंट में उसका इम्यून सिस्टम को रिबूट कर दिया, रिफर्बिश कर दिया, एक डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम को हटा के एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम दे दिया, विद द होप कि ये अटैक दोबारा ना हो, डिसेबिलिटी ना बढ़े और परेशानियां ना हो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद चांसेस वो सिम्टम्स आने के या बढ़ने के मिनिमल या नील रहेंगे। ऑब्वियसली किस में डेवलप होगा नहीं होगा बताना मुश्किल होता है, दीज आर स्टिल थिंग्स विच आर स्टिल इवॉल्विंग। बट इसका असर अभी तक की जो स्टडीज है, लिटरेचर है, रिसर्च है, एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि इट वर्क्स वेरी वेल इन केसेस जिसमें बाकी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। इवन द बेनिफिट हैज बीन सीन बियॉन्ड 10 years एज वेल इन केसेस, इन फ्यू केसेस। ओके, तो आई थिंक सर बस यही सवाल थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत एजुकेट किया अबाउट दिस। एंड आई एम श्योर वो सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत नॉलेज मिलेगी अबाउट एमएस, अबाउट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू कनिका, थैंक यू। थैंक यू।